हम क्या उम्मीद रख सकते हैं उसमें एज यंग लॉ स्टूडेंट्स आप लोग आगे जाके क्या करेंगे? वो बुनियादी सवाल है आज देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जब अंतर विरोध होते ही हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, but I think these questions are very very relevant in today's contemporary times. So I thank PS वर्मा जी। इन्होंने डिबेट में यही होता है कि थोड़ा कुछ एक चर्चा स्पार्क करनी पड़ती है। थैंक यू फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। थैंक अखिल ऑल्सो कि आपने मुझे इनवाइट किया, दिलीप सिंह जी, इंटायर पैनल। मैं टॉपिक पे ही आ जाता हूँ, यंग पीपल एंड पॉलिटिक्स। आपको याद होगा 3 दशक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कि 18 साल की एज पे देश का नौजवान वोट कर सकता है, और शायद 2 दिन उस जब बिल की चर्चा हुई लोकसभा में, 2 दिन चर्चा हुई, किसी ने विरोध नहीं किया, सभी पार्टीज ने सपोर्ट किया, वो पास हो गया। आज हम लोग यहाँ 5 ईयर प्रोग्राम के फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ संवाद के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोर देन 18 ईयर्स। That means you have a right to vote. It's very important. I hope you do vote. Don't. You must exercise your franchise. It's hard fought. कभी-कभी young लोग सोचते हैं कि मेरे वोट से क्या होगा या चलो छुट्टी है. But I think this is the most important time. You get this one opportunity in 5 years. You can get it in a few years before that also. But typically you have 5 years to decide. So all of you must vote. बट ये विडंबना है देश के लिए कि 18 साल के नौजवान को, क्योंकि हमारा एक युवा देश है, वो आंकड़े आपके बीच में एक बहुत रेफर होता है टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड, विच मीन्स कि क्योंकि हमारी एक यंग आबादी है, यंग वर्कफोर्स है, कार्य करने की एक क्षमता है, तो एक दुनिया में आज एक आकर्षण का केंद्र बिंदु भारत बन गया है। उत्पादन करने की जो क्षमताएं हैं, मार्केट की व्यवस्था में एक मार्केट के तौर पे भी जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है या गुड सप्लाई करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है, वो देखता है कि एक ग्रोइंग मार्केट, और इसलिए क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड अबाउट 60-65% प्लस ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35 ईयर्स। सो एंड सिचुएशन इज लाइकली टू रिमेन सो फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एट लीस्ट। अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई है, वो उसने बताया कि 2050 में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की आज आबादी है वो दुगनी हो जाएगी। वो उसका दूसरा पहलू है कि आज अगले 2-3 दशक में हमारी यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, जिसके साथ हमें एंगेज करना है एट एवरी लेवल, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा नेशन बिल्डिंग में। लेकिन 2050 के बाद एज अ कंट्री हमें सोचना पड़ेगा कि हम सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाएं, बिकॉज लगभग 1/5 आबादी देश की निर्भर होगी उन मेजर्स पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं। और जितने 0 to 14 ईयर्स का मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, जो आबादी है उससे ज़्यादा आबादी होगी 60+ के। What that means is कि it's an imperative for our country to put in the right policy framework and to enable our young people to contribute most effectively and efficiently. And what that means is young people must obviously participate in policy making as well. You must become owners of the decisions that are taken over the next 30 years. You are no longer just mere witnesses or participants where you only vote. You must also be part of the decision making process. वो तभी संभव है कि आज हम आपको कह रहे हैं कि वोट डालो, लेकिन जब तक आपके अंदर में जो क्षमताएं हैं लीडरशिप की, हम भरोसा नहीं करेंगे और उन्हें मौका नहीं देंगे आगे आने का, तो उस तरह के डिसीजंस एज ए सोसाइटी हम नहीं ले पाएंगे जिनकी आवश्यकता है। मैंने पिछले 2 दशक में पॉलिटिकल सिस्टम अंदर और बाहर रह के देखा है, विपक्ष में भी रहा हूँ, अब मैं अपर हाउस में हूँ जहाँ एक अलग टोन और टेनर होता है डिबेट्स का। लोकसभा इज स्लाइटली डिफरेंट। लोकसभा में आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, एक जवाबदेही होती है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ में आपकी वहाँ जो है नज़र रहेगी और आप वहाँ रहेंगे। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टेट विच इज़ द काउंसिल, एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 दशक पहले जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके आगे जो सेट ऑफ चैलेंजेस थे वो बहुत फर्क थे। आप कल्पना कीजिए अगर वर्ष 2000 में कोई सांसद खड़े होकर क्लाइमेट चेंज पे भाषण देना शुरू करता या कहता कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें ये देश के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत लोग नहीं मानते उस बात को। बट टुडे आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ यंग ऑडियंस, आप लोग इसको रिकग्नाइज करते हो कि क्लाइमेट चेंज इज द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट चैलेंज वी आर गोइंग टू फेस as a country and as a globalized system where all countries need to rely on each other and need to abide by certain rules if we are actually able to continue to prosper and continue to have our human civilization going forward. तो बिल्कुल मुद्दे बदल जाते हैं, बहुत डायनामिक स्टेट है। आर्टिफिशियल, आप समझते थे पहले हम लोग कि टेक्निकल स्ट्रीम में हमेशा काम रहेगा, क्रिएटिविटी हमेशा ह्यूमन माइंड ही कर सकता है, कोई कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। आज एआई के प्रोग्राम्स पेंटिंग्स बना रही हैं, तो कौन सा काम रहेगा जो हम लोग कर पाएंगे? कहाँ वो एवेन्यूज फॉर ग्रोथ कहाँ हम ढूंढ पाए? ये भी एक बड़ा चैलेंज है, विच अगेन is something which is unprecedented. This question is something that policy makers will have to think about over the next 2 or 3 decades. वही मैं मानता हूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारे पास आज नहीं है, लेकिन अगर यंग लोग सिस्टम में आएंगे दे विल फाइंड अ वे। वी मस्ट एम्पावर आवर यंग पीपल एंड फॉर दैट मैंने अभी एक प्राइवेट बिल राज्यसभा में रखा है जिसमें 2 आर्टिकल्स को संशोधित करने का मैंने प्रस्ताव किया, आर्टिकल 84 एंड आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ दीज आर्टिकल्स टॉक अबाउट द एज लिमिट, एज ऑफ कैंडिडेसी फॉर द अपर हाउस, फॉर द लोअर हाउस, विधानसभा हो और या आपका राज्यसभा हो, लोकसभा हो। आज जो सीमाएं हैं वो 30 साल की राज्यसभा की सदस्यता के लिए, और आप जानते हैं 25 साल की उम्र से कम में आप ना विधायक बन सकते हैं ना आप सांसद बन सकते हैं। और बहुत अजीब सी बात है कि 18 साल की एज में आप आपको प्रेरित करने के वोट करो तो बड़ा चुनाव नहीं खड़े हो सकते। इट इज पेटेंटली अनडेमोक्रेटिक टू एक्सपेक्ट समवन टू वोट, एक्सरसाइज ए फ्रेंचाइज, बट दे हैव नो राइट टू बिकम अ कैंडिडेट इन द सेम इलेक्शन। एंड वर्ल्ड वाइड बहुत चीजें चेंज हुई हैं। आप यूएस को छोड़ देंगे, ईयू के मेंबर स्टेट्स में 15 देशों में 18 साल की लिमिट है। फ्रांस और ईरान में 18 साल की एज में आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, दे आर बिग कंट्रीज, democratic countries like India, which now have already made these changes and instituted changes, and 18-year-old people who are voting are also having the right to stand in that election. तो इसके कारण है भारत में एक लॉजिक दिया जाता है अभी, क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मिनिस्ट्री फॉर पर्सनल एंड लॉ की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। आप सब उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। उसमें चर्चा हुई कि एज ऑफ कैंडिडेसी क्या होनी चाहिए, एंड उसमें उन्होंने यही बात कही कि इट्स अनडेमोक्रेटिक, और 18 साल की एज पे उन्होंने प्रस्ताव दिया। मेरा प्रस्ताव जो मैंने सदन में रखा है वो 21 साल का दिया है, 18 का नहीं दिया है, बट आई विल कम टू दैट। ताजुब करने की बात है कि चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया कि नहीं, 18 साल की एज में हमारे यंग लोग मैच्योर नहीं है दैट दे विल बी एबल टू हैंडल द डोमेन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। बट यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं और मैं आपको देख के समझ रहा हूँ, एंड यू मस्ट ऑल्सो थिंक फॉर योर सेल्फ दैट इफ यू आर मैच्योर इनफ टू गेट मैरिड, टू बिकम अ पेरेंट, टू वोट, टू ओन लाइसेंस फॉर अ फायर आर्म, आप गांव के प्रधान बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं, यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बन सकते हैं। तो you're already handling so many responsibilities in different domains, and you are trusted to do so. So these young adults must logically be given the right to stand in those elections. मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और आज जो मिनिस्कल एक आपको परसेंटेज है जो 25 से 30 साल के आप लोकसभा में देखेंगे तो 1.5% ही एमपी हैं, बहुत कम एमपीज हैं।
मैं ही नहीं कहता कि इसको आप 21 कर दें, 18 कर दें तो एक भूचाल आ जाएगा और सारे नौजवान बन जाएंगे, नहीं है। बिकॉज सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता हूं। जो प्रॉब्लम्स हैं कि एक बैरियर टू एंट्री है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ये कल्पना करना। एक गांव की बच्ची जो अभी पढ़ रही है, उनके पास संसाधन नहीं है, वो ये कल्पना भी करे कि मैं चुनाव लड़ूंगी, कहां से लड़ूंगी। तो वो प्रॉब्लम्स हैं, बट वो सबके लिए हैं। बट मैं विश्वास करता हूं, मानता हूं कि कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई तरह के जो स्टूडेंट मूवमेंट्स भी हुए हैं और अभी राजस्थान में भी बड़ा इशू ये चला है, बहुचर्चित विषय है। हाल में एक निर्णय लिया है सरकार ने, उसको लेकर छात्रों में भी एक इशू था, आंदोलन भी किया लोगों ने, विरोध भी किया। बट आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है, अब अध्यक्ष बन गया और उसके अंदर एक इंटरेस्ट स्पार्क हो गया, उसको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, बड़ी पार्टी के स्टूडेंट विंग का वो मेंबर बन गया, लेकिन उसके बाद उसे कहा जाता है अभी थोड़ी देर बर्फ पे बैठ, चुनाव नहीं लड़ सकते तुम, अभी तुम 5-6 साल और दरी बिछाओगे, कहीं मीटिंग होगी तो तुम कैंपेनिंग करोगे। हाँ, रगड़ाई होनी चाहिए। सो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि जितने देश में मूवमेंट्स हुए हैं, बिहार में एक सामाजिक क्रांति का बिगुल जो छेड़ा गया था, जो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है देश में आया, नॉन कांग्रेस फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन वहाँ से निकला था, उसमें भी बड़ा श्रेय जाता है नौजवानों को। आज भी जहाँ कहीं भी अगर कोई अनडेमोक्रेटिक काम कोई भी चुनी हुई सरकार करती है, सबसे पहले कोई अगर सड़क पे आता है और बहुत स्वतंत्र होकर विरोध के स्वर उठाता है, तो उनमें बहुमत आपको मिलेगी नौजवानों को। क्योंकि एक आइडियलिस्टिक यंग पर्सन जो कंसर्न है अपने सोसाइटी के वेलबींग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो रुक नहीं सकता, वो इंतजार नहीं कर सकता। और अगर उसे हम कह रहे हैं कि तो रुक जा, अपने एम्बिशन को रोक के रख, तो हम देश के लिए जो संभावनाएं हैं उन दरवाजों को बंद कर रहे हैं। तो हमें कैटलाइज करना चाहिए उस यंग जनरेशन को, तभी जाके जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम रीप कर पाएंगे। वरना 30 साल बाद जो होना है आपको पता है। अभी अमृतकाल नाम दे दीजिए, कुछ ही नाम दे दीजिए, क्वेश्चन ये है कि हम एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो ये मेरा प्रस्ताव है। अब प्राइवेट मेंबर बिल कितने कानून बन पाए हैं, कैन एनीवन आंसर दैट? डज एनी स्टूडेंट नो? कि एक एमपी ने, पार्टी सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव तय करती है, जब मेजॉरिटी उनके पास है तो वो तय करेंगे क्या चीज कानून बनेंगे। लेकिन क्या एक एमपी के द्वारा प्रस्तावित कानून को पूरा सदन मान लेगा और कानून में तब्दील कर देगा? प्रेसिडेंट्स हैं। और अभी राज्यसभा में एक सांसद हैं जो डीएमके की लीडर हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर के राइट्स को लेकर एक निजी विधेयक रखा, और हो सकता है उस समय कोरम कम हो या अटेंडेंस कम हो, ही इंसिस्टेड कि डिवीजन करूंगा। गवर्नमेंट हैड टू रिकॉग्नाइज कि यस, इस पे हम लोग विरोध नहीं कर सकते, ये इशू है, इमरजेंट इशू है, ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ इशू है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्पैक्ट करने वाला डिसीजन है। और नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने उनको आश्वासन दिया कि हम तुरंत बिल ला रहे हैं, और उन्हीं के ड्राफ्ट को उठा करके बिल आया है और कानून बनेगा। तो ऐसे हम ये नहीं मान के चले कि मैंने एक इशू रखा है तो सिर्फ एकेडमिक डिबेट के लिए रखा है, या सिर्फ इस तरह के कार्यक्रमों में यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग इस बात को रखेंगे। वो भी जरूरी पहलू होता है, एक सोशल नीड दिखनी चाहिए, सरकार के ऊपर एक पब्लिक का प्रेशर होना चाहिए, तभी सरकार समझेगी कि हाँ, देश का नौजवान अब रुकने वाला नहीं है। देश का नौजवान 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, 22, 23, 24 साल के लोग, वो बच्चे जो वोट भी कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा हो जो लीडर हो, तो उसके हक को आप नहीं मार सकते। लेकिन जब तक जो स्टूडेंट यंग कम्युनिटी खुद सामने नहीं आएगी, तो एक डिबेट को स्पार्क करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। हमारी एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। एंड एक हमने इसमें प्रपोजल को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें आप अपना डिटेल्स देंगे, ताकि एक हमें भी पता लगेगा कितने, हाउ मेनी यंग पीपल इन दिस कंट्री आर इन सपोर्ट ऑफ द बिल। आई वाज
उनके अंदर भी बड़े क्रांतिकारी सोच और विजन होती है। आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि 5 दशक पहले इंडिया कैसा था और आज में बहुत चेंज है, ऑब्वियसली सोसाइटी में चेंज है। व्हाट वाज एक्सेप्टेबल 5 decades ago today may not be acceptable. Similarly, what is normal practice in society was probably not thought of 5 decades ago. But चौधरी चरण सिंह जी, my grandfather, जो खुद वकील थे, उन्होंने उस समय 5 दशक पहले प्रस्ताव रखा था कि जो अंतरजातीय विवाह करेंगे सरकार उन्हीं को नौकरी देगा। किसी को डिनाई करने का उनका विजन नहीं था। उनका ये थिंकिंग थी कि जब एक सोसाइटी का एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरेक्ट करेगा, शादियां होंगी, रिश्ते बनेंगे, एक दूसरे की सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस की जानकारियां उनको मिलेंगी, तो सोसाइटी चेंज होगी। एंड इट ऑल केम फ्रॉम अ प्लेस वी हैड सीन। गांव में क्या होता है, गांव में किस तरह के बंटवारे होते हैं, किस तरह का शोषण होता है, जाति के आधार पे जो है छुआछूत से लेकर सारी चीजें उन्होंने देखे थे, उनके आंखों के आगे होती देखी थी। और उनके अंदर यही पीड़ा थी कि अगर कुछ बदलना है तो पहले ये बदलना होगा, सोशल स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना होगा। और मैं कह सकता हूं कि बड़े अर्बन और डेवलप्ड सोसाइटीज में भी आज भी ये प्रॉब्लम है। और ये बड़ा टॉपिकल इशू है, इस पे 2 तरह की धाराएं हैं, क्योंकि अभी बिहार का एक डिसीजन है जो कास्ट सर्वे का, और पहले केंद्र सरकार नहीं उसको कराना चाहती थी, फिर उन्होंने अपने एफिडेविट को बदला और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने जारी कर दिए हैं कि ये हमारे कास्ट की ये रियलिटीज हैं। अब उसमें एक धारा तो कहती है कि संख्या मिलेगी, संख्या के आधार पर निर्णय होंगे तो वो व्यवहारिक होंगे, उनका प्रभाव नीचे तक जाएगा। और अफर्मेटिव एक्शन करने का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार को कि जो सामाजिक पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए सरकार फैसला लें और नीतियां बनाए और उनको नीचे तक उनका क्रियान्वयन हो पाए। दूसरी धारा एक ये है जो कहती है कि नहीं नहीं, इससे जो बंटवारे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे और वो जिंदा रहेंगे। तो मैं इसका क्या उपाय है मैं नहीं बता रहा, मेरे पास कोई इसका वो नहीं है, बट ये 2 पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। What is undeniable is that caste is a reality. तो एक तरफ 5 दशक पहले वो नेता थे जो यहाँ चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि गांव के लोगों को उनके पक्ष में रिजर्वेशन हो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए और कास्ट सिस्टम को हम वाइप आउट करें। जाति तोड़ों के सम्मेलन उस समय आयोजित होते थे, आजकल नहीं होते हैं। आज भी आप अपने बड़े इस्टेब्लिश्ड अखबार को देखेंगे, जो मैट्रिमोनियल सेक्शन होता है उसमें आप देखेंगे यंग NRI फैमिली वांट्स फेयर ब्राह्मण ब्राइड, कायस्थ। आप अब यहां जाके देखेंगे गाड़ियां चल रही होंगी, पीछे लिखा होगा जाट, गुजर बॉय, गाड़ी को पीछे लिखते हैं। तो ये चीजें कहीं खत्म नहीं हो रही हैं, चीजें अभी भी वही जिंदा हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं एज यंग स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए इन चीजों को बदलने का। और ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं, ठीक है आइडेंटिटी की का नेचर बदल जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, क्लास सिस्टम दुनिया में है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में अभी भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की वोट अलग है, बंटवारे वहां भी हैं, देखने को मिलते हैं। वो शायद डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट इमोशन एंड आइडेंटिटी। मुद्दे भी जरूरी हैं, पहचान भी जरूरी है, लेकिन वो पहचान कौन सी हो? क्या ग्रामीण भारत की पहचान हमें लेके चलना चाहिए? चाहे किसान को अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मजबूत रखनी चाहिए? क्या छात्रों को अपनी राजनीति और अपनी पहचान को मजबूत रखना चाहिए कि छात्रों के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और इसलिए छात्र कहीं का भी हो, बीकानेर का पढ़ रहा हो, जयपुर का पढ़ रहा हो, उदयपुर वाटी का हो, पहले हम छात्र हैं और हम इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, तब छात्र हित की बात कर पाए। तो यंग लोगों की एक कम्युनिटी है, तो पहचान अलग अलग होती है, वो किस चीज पे आधारित हो इसका निर्णय आपको लेना है। जहां जाति पे आधारित हो जाती है तो वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है, जाति किसी ने चूज तो करी नहीं है।
आप आके अपना नाम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता लगेगा तो आपको आइडेंटिफाई उस जाति से ही करेगा। सिमिलरली रिलीजियस आइडेंटिटी भी ऐसी है जो चेंज नहीं होती हमारे यहाँ, हालांकि इट्स सपोज टू बी आपके विश्वास पर आधारित, आपकी मान्यताओं पर आधारित। आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, मानते हैं, कम मानते हैं, ज्यादा मानते हैं, कैसे मानते हैं, नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, वो भी आपका हक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट और बाय एनीवन एल्स। तो सवाल ये है कि आइडेंटिटी का सवाल है, किस पहचान को हम और आप मिलकर विकसित करेंगे और मजबूत करेंगे। तो ये सवाल मैं आपके बीच छोड़ता हूं। बाकी मेरा इंटरेक्शन का ही मूड था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे इतने लंबे अपने कमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे। बट डू सपोर्ट द यंग यूथ बिल, द एज ऑफ कैंडिडेसी बिल, एंड लेट्स स्टे इन टच। थैंक यू।